हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, कि ये कैसा होता है, ये स्वप्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है, अर्ध स्वायत्त होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा डीएनए होता है। ठीक है, ये दो टाइप से होता है। एक प्लाज्मिड के दो प्रकार होते हैं, राइट, एक आर प्लाज्मिड और एक एफ प्लाज्मिड। ठीक है, फिर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण के बारे में जाना था कि आवरण 3 तरह से होते हैं। ठीक है, आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, फिर आपका कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जो आपको ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कैसा होता है, 2 टाइप से होता है, एक अपंग परत जो ढीली परत होती है, और एक कैप्सूल जिसे हम संपुटिका या फिर मोटी परत कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना था, ये चयनित पारगम्य जैसी होती है ना। कोशिका भित्ति आपकी पेप्टिडो ग्लाइकिन की बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पारगम्यता के आधार पर झिल्ली कैसी कैसे होती है ना। फिर हमने क्रिश्चियन ग्राम का जो अभिरंजन विधि थी वो पढ़ी थी। उसमें हमने क्रिस्टल वायलेट को डाला था, जिसमें हमें एक तो बैगनी रंग जिसमें पाया जाता है वो वाले जीवाणु पाए थे। फिर दूसरा हमने जो जीवाणु में बैगनी रंग नहीं पाया जाता वो वाले जीवाणु मिले थे। ठीक है, जिनको हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कहा था। और हमने मेसोसोम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कशाविका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कशाविका कैसी होती है, जीवाणु में कैसी होती है, 2 तरह से होती है। एक तो ये चलायमान यानी नॉन मोटाइल, और एक चलायमान यानी कि मोटाइल। ठीक है, जो अचलायमान होती है उसमें कशाविका तो एब्सेंट होती है। ठीक है, कशाविका उसमें नहीं पाई जाती, लेकिन जो चलायमान होता है उसमें कशाविका पाई जाती है। अब फ्लैजिला जीवाणु का क्या होता है, गमन अंग होता है, ये इससे एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, और ये बना किस प्रोटीन का होता है, तो ये फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फ्लैजिलन प्रोटीन का ये बना होता है आपका। और अब हम आते हैं जीवाणु कशाविक पे कि जीवाणु कशाविक कैसा होता है। तो ये आपका जीवाणु कशाविक होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका आधारीय काय, सेकंड आपका हुक, थर्ड आपका तंतु। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये है कि ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाया गया है, यहाँ से एक ये निकलेगी, ये तंतु हो गया। ठीक है, वैसे हम हुक कहते हैं। ये पूरी ये जो है आपका ये बेसल बॉडी है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये फिलामेंट है। ये कौन सा सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, जीवाणु कशाविक का सबसे लंबा जो भाग होता है, भारी भाग होता है, वो आपका फिलामेंट या तंतु होता है। ठीक है, अब जो जीवाणु होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमने 6 टाइप्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो आपका जो है ये टाइप्स आप देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं रोम पर। ठीक है, रोम यानी पिलाई, ये कैसी होती है, एक लंबी और नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है, ये लंबी और नलिकाकार संरचना होती है। ये विशेष प्रोटीन यानी कि पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या करती है, संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। ये क्या करती है, कॉन्जुगेशन में सहायता करती है। यानी कि ये एक जो एफ नेगेटिव जो हमने फर्टिलिटी प्लाज्मिड पढ़ा था उसमें 2 टाइप के थे, एक एफ पॉजिटिव जिसको हम मेल कहते हैं जो दाता होता है, एक एफ नेगेटिव जिसको हम फीमेल कहते हैं जो ग्राही होती है। ये क्या करती है, इनके बीच में ऐसे कॉन्जुगेट नलिका बनाती हैं, फिर यहाँ से ये प्लाज्मिड को यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका एफ प्लाज्मिड जो पॉजिटिव होता है, जो दाता होता है, और ये आपका एफ नेगेटिव, ये एफ नेगेटिव जो होता है ये ग्राही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे देता है। ठीक है, फिर आते हैं हम झालर ये गमन नहीं करवाता, लेकिन एक तरीके से ये चिपकने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या होता है, लघु शोक जैसा होता है, बहुत छोटे छोटे इसमें ये बने होते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करता है, चिपकने में सहायता करता है। अब हम इसके बेस्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या है, रोम तथा झालर जो हैं वो जीवाणु की सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, जीवाणु की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये
गमन में सहायक नहीं होती, रोम जो होती है और वो झालर होती है, ये अपने गमन में सहायक तो नहीं होती हैं, लेकिन ये एक तरह से गमन, थोड़ा बहुत गमन दर्शाती हैं। ठीक है, अब ये आकार के आधार पे कैसी होती है, आकार में सबसे जो ज़्यादा मोटाइल होती है वो आपकी कशाविक होती है, फिर आपका रोम आता है, एंड देन झालर, झालर सबसे कम मोटाइल होती है। ठीक है, और फिर संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो झालर जो होती है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। रोम जो होते हैं वो आपसे उससे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, और जो कशाविक होता है वो संख्या में सिर्फ एक होता है। फिर हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि आपका राइबोसोम क्या होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70 प्रकार का होता है, और एस जो होती है वो सेडिमेंटेशन इकाई होती है। ठीक है, इसे हम अवसाद इकाई कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है और झिल्ली रहित होता है। हमने पढ़ा था ना, झिल्ली रहित और झिल्ली पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल थे वो। तो ये राइबोसोम जो होता है उसमें बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इसका आकार क्या होता है, 15 × 20 नैनोमीटर का आकार होता है। ये 2 उप इकाई में पाया जाता है। तो इसकी पहले जो उप इकाई होती है, जिसे हम छोटी उप इकाई कहते हैं, वो होती है आपकी 30S की। राइट, ये देखिए, ये इस तरह से पाया जाएगा। ये हो गई आपकी छोटी उप इकाई और ये हो गई आपकी बड़ी उप इकाई। ठीक है, ये आपकी 30S की है और ये आपकी 50S की है। ठीक है, इस तरह से ये 2 उप इकाई में बटा होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं आपकी बहु राइबोसोम कि ये जो आपका पॉली राइबोसोम होता है ये कैसे बनता है। तो ये क्या करते हैं, एक mRNA, ऐसे RNA की एक लंबी RNA लेते हैं हम, उसमें जो आपका राइबोसोम है वो इस तरह से छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई ऐसे एक लंबा राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, mRNA में बहुत सारे राइबोसोम जुड़कर जिस संरचना को बनाते हैं, जैसे वो संरचना को क्रिएट करते हैं, उसे हम बहु राइबोसोम कहते हैं या पॉली राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये इसे पॉलीसोम भी हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये mRNA होता है, mRNA। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते। तो ये क्या करता है, अनुवाद, ट्रांसलेशन में सहायता करता है। ये RNA से प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो बहु राइबोसोम हम इसे कहते हैं। अब आते हैं हम अंतर्विष्ट काय या अंतर्विष्ट पिंड पे। ये क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी, इंग्लिश में हम इसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। अब जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम अंतर्विष्ट काय के रूप में वो एक जगह संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है झिल्ली नहीं पाई जाती, ये बिना झिल्ली के जो पदार्थ होते हैं वो एक जगह पे कोशिका में, है ना, एक जगह पे एकत्रित रहते हैं। कहाँ होते हैं, ये जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं ये आपके ग्लाइसोफाइसिन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन आपकी साइनोफाइसिन होता है, फिर आपका ग्लाइकोजन होता है, फिर आपका फॉस्फेट होता है। आपको दिखेगा नहीं, मैं हटा देती हूँ ना। ठीक है, तो आपका साइनोफाइसिन होता है और आपका ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, और आपका फॉस्फेट होता है और आपकी गैस राजधानी होता है। गैस राजधानी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गैस राजधानी होती क्या है। तो ये क्या है, गैस वैक्यूल जो एयर वैक्यूल एयर वैक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है। ठीक है, ये नील हरे शैवाल या हरे बैगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी जो पादप कोशिका होती है, पादप कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, है ना, ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका पादप जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है। ठीक है, और पर्णहरिम भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पादपों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन जो जंतु हैं उनमें ये सभी एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये सभी की सभी एब्सेंट होती हैं। और ये क्या होता है, अब जो पादप में है वो संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है। अब जो ज्यामिति की बात आती है तो पादप कोशिका कैसी होती है, ज्योमेट्री में ये कैसी होती है, जियोमेट्री होती है ना, ज्योमेट्रिकल होती है। लेकिन जो हमारी होती है, जो जंतु में जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, इसमें एक केंद्रीय राजधानी पाई जाती है। ठीक है, और
जंतु कोशिका में राजधानी पाई वैसे तो नहीं पाई जाती, पर अगर पाई जाती तो बहुत छोटी छोटी और संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब केंद्र लगभग सभी उच्च पादपों में क्या होता है कि पादप में जो तारक केंद्र है वो नहीं पाया जाता उच्च पादपों में। ठीक है, लेकिन जो तारक केंद्र है वो जंतुओं में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेटिव होता है, जिस वजह से यहाँ पे तारक केंद्र सेंट्रियोल पाया जाता है। अब ये क्या होता है, तनु अधोपरिसारी है ना, विलयन में ये क्या करती है, फटती नहीं है। कौन, पादप कोशिका। ठीक है, ये निपातित नहीं होती क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से ये तनु परासारी जो विलयन होता है उसमें अगर हम इसे रखेंगे तो ये फटती नहीं है। लेकिन आपकी जो जंतु कोशिका है, इसे अगर हम तनु परासारी विलयन में रख देते हैं तो ये क्या होती है, फट जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।